Hello everyone. Today's our topic is social responsibility accounting. So let us start. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है क्या? हम जैसे देखते हैं हमारे ऑल अराउंड जो सोशल एस्पेक्ट है लगभग इग्नोर किया जा रहा है हमारे बिजनेसेस के द्वारा। बिज़नेस जो है मैक्सिमाइज़ करना चाहता है अपने प्रॉफिट को, बट जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स देने चाहिए वो उनको डिप्लीट करता जा रहा है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं या एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो इस तरह से वो प्रॉफिट मेकिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। तो सोसाइटी के प्रति भी उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको एक बिज़नेस में अपनी फुलफ़िल करनी चाहिए। तो इंडिया में भी है ये, बाहर के देश भी कि जितने बिजनेसेस हैं वो इसको करते हैं। वहाँ पे इतना मैंडेटरी नहीं है, पर इंडिया में तो इसके लिए एक्ट बना हुआ है 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग 135 जो इसकी कंडीशन है वो फुलफ़िल करनी पड़ती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिज़नेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिज़नेस, इसको हम 5 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो है रिसोर्सेज, कस्टमर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट और सोसाइटी। यानी कि एक बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरीके से वो अपनी जो समाज के प्रति जिम्मेवारी को निभा सकता है। फर्स्ट है रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज संसाधनों का अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। हमारे संसाधन हैं जैसे मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मशीन, मैनेजमेंट, ये सारे किसी भी बिज़नेस में एम्प्लॉयड होते हैं, किसी भी बिज़नेस में लगाए जाते हैं। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए बिज़नेस रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उससे ग्रोथ भी है, बट जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो इसलिए उनका दायित्व बनता है बिज़नेस का कि वो रिसोर्सेज हैं उनका इकोनॉमिकली यूज़ करे, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, इस ढंग से बढ़ाए जिससे कम से कम संसाधनों का यूज़ हो। दूसरा है इसमें कस्टमर, कस्टमर के प्रति भी बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी बिज़नेस के लिए, बिकॉज कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर ही बिज़नेस को बढ़ाते हैं। जैसे हमारा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड जो कंट्री है, तो यहाँ पे मार्केट भी बड़ी है, तो यहाँ पे बिज़नेस ज़्यादा इस्टेब्लिश होते हैं, ज़्यादा वो जो बिज़नेसमैन है वो भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए कस्टमर के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको सही क्वालिटी और सही प्राइस में उनको जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करे। थर्ड है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बिना कोई भी बिज़नेस आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता। एम्प्लॉय एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनको सही रेमुनरेशन की या फिर उनके जो बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, वो सही टाइम पे उनको जो बिज़नेस है वो प्रोवाइड करे, ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे और उसका जो है एक मोटिवेटेड होके काम करे बिज़नेस में। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की गवर्नमेंट को जो बिज़नेस है टैक्स भरता है, तो टाइम टू टाइम वो गवर्नमेंट से को टैक्स देता रहे और कोई भी उसमें गड़बड़ ना करे, फिर जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को टाइमली देता रहे। फिफ्थ जो है इसमें बिज़नेस के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति। सोसाइटी समाज है, समाज में रह के ही वह काम करता है, समाज के लिए ही वह काम करता है, समाज को ही वो प्रोडक्ट बना के प्रोवाइड करता है। इसलिए सोसाइटी के लिए भी वो जो है अपनी जिम्मेदारियां निभाए। सोसाइटी को वो इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग बना सकता है, इनकम पॉवर्टी रिड्यूस कर सकता है, हॉस्पिटल्स खोल सकता है, स्कूल खोल सकता है, कॉलेजेस खोल सकता है, विलेजेस जो हैं उनमें हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह से सोसाइटी के प्रति भी उसे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा कॉरपोरेट। अब जो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हमें पता चलता है कि बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है कुछ समाज के प्रति या रिसोर्सेज के प्रति या गवर्नमेंट के प्रति हैं, हमने कहीं पीछे पढ़ी हैं। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कॉरपोरेट है, कंपनी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम इसको इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं या हम इसका एक मीनिंग भी बना सकते हैं। तो CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्राइजेज ऑफ फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमने पीछे पढ़ा ही है कि जो कॉरपोरेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिलैंथ्रोपिक, यानी कि वो कुछ परोपकारी काम करे, वो चैरिटेबल जो है उसको
उस पर काम करे, जो गरीब लोग हैं उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बिज़नेस हेल्प करे, हेल्थ इश्यूज़ हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स खोलें। ये फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी कॉर्पोरेट है बिना अपने आप को सर्वाइव किए दूसरों की हेल्प नहीं कर सकता। जब तक वो अपना ही सर्वाइव लॉन्ग टर्म के लिए अपने प्रॉफिटेबिलिटी उसकी नहीं होगी तब तक वो दूसरों की हेल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए कॉर्पोरेट की अपने प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉफिटेबल जो काम करे ताकि वो दूसरों को भी उसके लिए हेल्प कर सके। तीसरी है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकली मीन्स की फेयर वो काम करे, एथिकली काम करे, मोरलाइज काम करे, जिससे दूसरे भी मोटिवेटेड हों, एक जो अपनी एक इमेज क्रिएट करे, एक चाहे वो ब्रांड इमेज है चाहे बिजनेस की इमेज है, वो एक क्रिएट करें। वो तभी कर सकता है जब वो एथिकली वे से काम करता है, मोरल उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरनमेंट से जैसे पीछे बताया था कि एनवायरमेंटल जो हमारे संसाधन हैं उनसे वो जो यूटिलाइज़ करता प्रोडक्टिविटी में या वो अपने बिजनेस को बढ़ावा देने में। तो एनवायरमेंटल जैसे एमिशन है या वेस्टेज जो बाहर डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो जो एज पर रूल हैं उसके अकॉर्डिंग करे। नेक्स्ट है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीछे बताया भी था, गवर्नमेंट को टैक्स जो लीगल के रूल्स रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग काम करे, टैक्स टाइम पे भरता रहे, इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉवर्टी रिड्यूस करे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कंट्री की जो इकोनॉमिक लेवल है वो इंक्रीज़ हो। तो इस तरह से कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी निभा सकते हैं। एडवांटेजेस हैं इससे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एक तो स्ट्रॉन्गर ब्रांड इमेज होगी। जो कॉर्पोरेट है वो अगर एक अच्छी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाता है तो उसकी रिकॉग्निशन होगी, उसकी रेपुटेशन बनेगी और वो अपनी एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें ब्रांड इमेज को मेंटेन कर सकेगा, ब्रांड इक्विटी को बढ़ा सकेगा। सेकंड है इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी और सेल्स। कस्टमर का विश्वास उसमें बढ़ेगा क्योंकि कस्टमर को सही क्वालिटी की सही प्राइसेस पे गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके कारण उसकी लॉयल्टी बढ़ेगी और सेल भी इंक्रीज होगी। ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग, जो कॉस्ट है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वो भी कम होंगी क्योंकि वो एनवायरमेंटल फैक्टर इम्पैक्ट जो है उसको रिड्यूस कर रहा है। रिटेनिंग की एंड टैलेंटेड एम्प्लॉय को भी वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मान के चलता है बिजनेस में, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ भी मोरलाइज होते हैं और वो अपने जो उस कॉरपोरेट में बने रहते हैं और वो बार बार छोड़ के नहीं जाते। ईजियर एक्सेस टू फंडिंग, बाहर से जो उसको अपने बिजनेस के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है वो उसको जब चाहेगा वो उसको मिल जाएंगी क्योंकि उसकी एक अच्छी इमेज है। रिड्यूस रेगुलेटरी बर्डन, यानी कि जो जब वो पूरे रेगुलेटरी बॉडीज़ के अकॉर्डिंग काम करता है तो रेगुलेटरी बर्डन भी उसका रिड्यूस होता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उसकी जो रेगुलेटरी जो भी है, सेबी है या फिर गवर्नमेंट है, उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनी रहती है। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट 2013। अब मैंने कहा था कि इंडिया में ये कंपलसरी है बट बाहर के देशों में ये कंपलसरी नहीं है, सभी में नहीं, कुछ देशों ने अपने रेगुलेशन बनाए हुए हैं जैसे इंडिया ने बनाया हुआ है। तो इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 135 फॉर्मुलेट किया गया था जिसमें इंडियन कंपनी आंसरेबल हैं गवर्नमेंट के लिए और जो भी वो CSR के लिए खर्चा करती हैं उसके लिए उनको करना भी पड़ेगा। अब किस किस को करना पड़ेगा ये नीचे दिए हुए, उनके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उनको कमेटी फॉर्मेट करने की ज़रूरत है। तो उस कौन कमेटी बनाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है CSR के अकॉर्डिंग अपने आप को जो अपने खाते बनाने की और उसको डिस्क्लोज करने की, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। दूसरा पॉइंट है जिनकी टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। थर्ड है कि जो प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा से हर साल कमाता हो, उनको एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग कॉरपोरेट जो सोशल अकाउंटिंग बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद है द CSR कमेटी एंड पॉलिसी। CSR इसके लिए अब जो 3 कंडीशन थी उनको अगर वो फुलफ़िल होती हैं तो उनके लिए कमेटी बनाई जाती है। कमेटी बनाने जो देखेगी इस चीज़ को कि वो 2% जो एवरेज नेट प्रॉफिट का जो प्रीवियस 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट हैं, एवरेज मीन्स कि 3 सालों का टोटल डिवाइडेड बाय 3, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 2%
उनको सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनको देना पड़ेगा, यानी कि 2%। मान लो वे 1 करोड़ कमा रहा है, उसका 2% सिर्फ देना पड़ेगा उसमें सोसाइटी या इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। कोई भी चैरिटेबल काम कर दे, हॉस्पिटल खुलवा दे, या फिर वो एम्प्लॉई की जो बच्चों की उसमें फ़ीस बढ़े जो अफोर्डेबल नहीं है, पुअर स्लम एरिया में काम कर दे। तो इस तरह से इट ऑल्सो हैज़ अपॉइंट एटलीस्ट 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब कमेटी किन की 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उसमें। दिस कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एंड रिकमेंड टू द बोर्ड। अब एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, तो ये जो भी काम करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो उसके लिए ये जो इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ये जवाब देंगे और ये चेक भी करेंगे कि जो 2% है, एनालाइज भी करेंगे, सजेशन और रिकमेंडेशन अगर आती हैं जो CSR की, उनको भी एनालाइज किया जाएगा, बोर्ड उनको चेक करेगा। तो इस तरह से कमेटी इस पे काम करती है। मेनली होता है इसका 2% जो प्रॉफिट है उसका जो 2% प्रॉफिट का पार्ट सोसाइटी के लिए या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है हमारा द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन CSR। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 3 की कमेटी बना दी उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो ये रोल क्या क्या प्ले करेंगे, बोर्ड बना दिया इनका। फर्स्ट है इसकी अप्रूवल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी की अप्रूवल लेंगे। एंश्योर दैट द CSR प्लान गेट्स इम्प्लीमेंटेड इट्स एंटायरली, ये चेक करेंगे कि जो CSR प्लान बनाया था वो इम्प्लीमेंट हो गया। फुल डिस्क्लोजर, जितना भी उस पर स्पेंड करना था 2% वो फुल उसका डिस्क्लोज होना चाहिए रिपोर्ट में, वो चेक करेगा बोर्ड। डिस्प्लेइंग द सेम ऑन द कंपनी वेबसाइट, उसको कंपनी की वेबसाइट पे भी डलवाएगा। मेकिंग श्योर द स्पेसिफाइड अमाउंट अलॉटेड इज़ बीइंग स्पेंट, ये भी श्योर करेगा कि जो वेबसाइट पे डाला है या रिपोर्ट में डाला है वो एक्चुअली में स्पेंड किया उन एक्टिविटीज़ में जो CSR के अंडर आती हैं या नहीं। Through there is no penalty if the entire amount is not spent on CSR activity in India. CSR committee and the board report should include the reason for the short spending. अगर नहीं सारी entire amount नहीं होती तो वो एक कमेंट डाल सकते हैं कमेटी नीचे, तो रीज़न उसका short spending का दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ CSR एक्टिविटीज़ अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब एक्टिविटीज़ बताया कि 2013 एक्ट के अंडर 135 जो सेक्शन है उसके अंडर जो भी प्रोविज़न बनाए गए हैं उनको जो CSR के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा जो कमेटी बनाई गई है। अब जो CSR जो 2013 कंपनीज एक्ट है उसमें क्या एक्टिविटीज़ दी गई हैं, क्या किस टाइप की इरेडिकेशन, किस टाइप के जो उसको रिमूव किया जा सकता है, जो हमारे उसमें सोसाइटी में लॉस है या सोसाइटी में हमारी मुश्किलें हैं, वो है इरेडिकेशन हंगर, पॉवर्टी एंड मॉल न्यूट्रिशन, यानी कि जो भूखमरी है या गरीबी है या पौष्टिकता की कमी है उनको दूर करना। प्रमोटिंग एजुकेशन, जिन बच्चों के पास स्लम एरिया में जैसे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है उनको एजुकेट करना, वहाँ पे स्कूल या कॉलेज खोलना, प्रमोट करना उनको एजुकेशन देने के लिए। प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल फीमेल में या जेंडर इनइक्वालिटी है वहाँ पे इक्वलिटी को प्रमोट करना। इनिशिएटिव रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर तो है ही कि ताकि एनवायरनमेंट को जो फैक्ट्रियाँ से धुआं निकलता है या जो हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं उनको नुकसान ना हो, उनके प्रति इनिशिएटिव लेना। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, जो हमारे आर्ट एंड कल्चर या हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या हमारे मोनूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। मेजर्स कैन बी टेकन टुवर्ड्स द बेनिफिट्स एंड सपोर्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वेटरन, यानी कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक हैं या वॉर विडोज़ हैं या फैमिलीज़ हैं उनकी हेल्प करना, उनके लिए मेजर्स लेना। Contribution to the Prime Minister National Relief Fund or any other fund set up by the central government for welfare, development and relief of scheduled caste, tribes, other backward class, women और minority। उन सेक्शन जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके प्रति जो प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय रिलीफ फंड बनाया हुआ है उसमें भी कंट्रीब्यूट करना ताकि उन लोगों को जो डिप्राइव्ड पीपल हैं उनको हेल्प मिल सके। कंट्रीब्यूशन और फंड्स प्रोवाइडेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी, बड़ी एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है उसको
जो एडवांसमेंट मिल सके उसमें कंट्रीब्यूट करना। कंट्रीब्यूशन कैन बी मेड टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड स्लम एरिया डेवलपमेंट। अगर कोई स्लम एरिया है या रूरल प्रोजेक्ट कोई लगा के वहाँ की डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसमें कंट्रीब्यूट करना। तो ये टाइप्स थे इसके CSR एक्टिविटीज़ के। आगे हैं कंपनीज इन इंडिया डूइंग CSR एक्टिविटीज़ इन इंडिया। कौन कौन सी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं मेनली ये, जैसे ITC है, कंप्यूटर कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, टाटा पावर है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, टाटा स्टील है, अमूल है, ये कैफ़े कॉफ़ी डे है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। तो ये सारी कंपनियां कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं। तो ये एक्टिविटीज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर इंडिया में एट प्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा मेन टॉपिक था वो था मीनिंग ऑफ सोशल अकाउंटिंग। तो जो हमने पीछे पढ़ा वो सोशल अकाउंटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हैं, उनकी अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है। यानी कि हम सोशल अकाउंटिंग को सोशल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सोशल अकाउंटेबिलिटी, सोशल एंड रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम CSR के बारे में पहले पढ़ चुके, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग, तो इन नामों से भी जानते हैं। ये जो हम सोशल अकाउंटिंग का नाम ले रहे हैं, इनको जो हमने CSR पढ़ा वो भी नाम है सोशल अकाउंटिंग का। तो है क्या ये? सोशल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक एक्शन टू पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप विद इन सोसाइटी एंड टू सोसाइटी एट लार्ज। यानी कि एक सोसाइटी के लिए पर्टिकुलर एक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं या फिर सोसाइटी सोशल इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड हैं, कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको फुलफ़िल करता है, चाहे वो एक छोटा दायरा सोसाइटी का है, लार्ज स्केल पे है, उसको सोशल अकाउंटिंग या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब डेफिनेशंस अलग अलग दे रखी हैं, जो आपको ठीक लगे वो इसमें से कर लेना। मैंने 5-6 डेफिनेशंस इसमें डाली हैं। कोहलर ने जैसे दी है, सोशल अकाउंटिंग एज द एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग टू सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस। डबल एंट्री वही होगा, डेबिट है, क्रेडिट है, वही स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट है। तो इस तरह सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस उसकी ताकि कर सके, वो सोशल अकाउंटिंग है। और भी दे रखी हैं, ये राल्फ ने दी है, मेजरमेंट रिपोर्टिंग इंटरनल और एक्सटर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द इम्पैक्ट ऑफ एंटिटी एंड इट्स एक्टिविटी एज ऑन सोसाइटी। और भी है इसमें, ये इन्होंने दे रखी है, रामनाथ जी ने दी है, रामानाथन। सोशल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग फर्म लेवल सोशल परफॉर्मेंस वेरिएबल्स, measures and measurement procedures systematically, developing information useful for evaluating performance and communicating such information to concerned social groups both within and outside the organization। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, आप इनमें से कोई एक कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल अकाउंटिंग के? वही है कि इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज का है वो उसको डिटरमाइन कर सके, कंपनी उनको जो नेचुरल या नेचुरल रिसोर्सेज है उनका सही ढंग से यूटिलाइजेशन कर रही है कि नहीं कर रही। हेल्प टू एम्प्लॉय, कंपनी कैन हेल्प एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्टेशन फीस उनकी या उनके एनवायरमेंटल कंडीशन उनके लिए अच्छी प्रोवाइड करना, इसमें एम्प्लॉय की हेल्प कर रही है कि नहीं, इसको डिटरमाइन करने के लिए। हेल्प द सोसाइटी टू हेल्प डिटरमाइनिंग whether individual firm strategy and practices which directly affect the relative sources or power status of individual social segment generation consistent। यानी कि जो सोसाइटी के फैक्टर्स हैं वो सोशल बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रही हैं कि नहीं, इसको डिटरमाइन करना। तो इस तरह से सोशल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट भी है इसमें हेल्प टू कस्टमर, जो कस्टमर हैं उनको सही प्रोवाइड करने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाना, इफ़ेक्टिव रिपोर्टिंग स्ट्रेटेजी बनाना, ताकि कस्टमर जो इंफॉर्मेशन जो टूल है उनका सही इस्तेमाल कर सके। हेल्प टू इन्वेस्टर, कंपनी कैन हेल्प टू इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो इसके कंसर्न स्टेक होल्डर हैं उनको सही दिशा में एक जो रिपोर्टिंग है वो मिलती रहे, उसको बेनिफिट देने के लिए। नेक्स्ट है सोशल अकाउंटिंग मेजर्स। जो हमारे सोशल अकाउंटिंग मेजर्स मींस कि हम कौन कौन सी अप्रोचेज इसमें यूज़ करते हैं, कौन से मेजरमेंट हम
इसमें यूज़ करते हैं। इन्वेंट्री अप्रोच है, कॉस्ट एंड आउटले अप्रोच है, प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच है, बेनिफिट कॉस्ट अप्रोच है। तो मेजरमेंट हम कैसे करते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट का? सोशल अकाउंटिंग मेजर्स हैं इसमें, या सोशल कॉस्ट बेनिफिट मेजर्स हैं, जिनके बेस पे हमारा एक आगे वो भी है ये न्यूमेरिकल। तो इसमें है कैपिटल आउटपुट रेशो। पहली जो हमारी है वो कैपिटल आउटपुट रेशो, यानी कि कैपिटल कितना, उसका आउटपुट कितना हमें मिला, ये एक मेजरमेंट करने का तरीका है। द रेशो गिव्स एन आइडिया ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट इन रिलेशन टू द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। मान लो 1,00,000 रुपये लगाइए, इन रिटर्न्स उसमें मिले 1,50,000, तो उसकी रेशो 1.5 आ गई। तो ये ताकि एक मेजरमेंट, एक आइडिया डेवलप करता है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए। कैपिटल रिसोर्सेज की शॉर्टेज है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो इसको मेजरमेंट करने में हम एक मेथड की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू एडिड मेथड, यानी कि जैसे कॉस्ट ब्रॉट अप इनपुट, कॉस्ट ऑफ बोट आउट इनपुट, यानी कि रॉ मटेरियल जो यूज़ किया, कंपोनेंट्स जो यूज़ किए, इनपुट्स जो यूज़ किए, उनके अगेंस्ट जो आउटपुट हुआ उसकी सेल कितनी हुई। प्रोजेक्ट हैव हायर वैल्यू एडिड इज़ प्रेफर्ड ओवर ए प्रोजेक्ट हैविंग लोअर वैल्यू एडिड। जिस प्रोजेक्ट की हाई वैल्यू होगी, जैसे प्रेजेंट वैल्यू मेथड हम अप्लाई करते हैं, जिस प्रोजेक्ट की हाई वैल्यू होगी उसको लोअर वैल्यू के बजाय उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। अब किस फील्ड में जाए एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो सोसाइटी स्टैंड्स बेनिफिटेड व्हेन द प्रोजेक्ट प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट। जिस प्रोजेक्ट से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, सोसाइटी उससे बेनिफिटेड होती है, सोसाइटी को फ़ायदा मिलता है। तो उस प्रोजेक्ट को चेक करना कि किसकी पोटेंशियलिटी ज़्यादा है, हम प्रोजेक्ट कॉस्ट देख सकते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट को पोटेंशियलिटी देख सकते हैं। सेविंग इन फॉरेन एक्सचेंज, फ़ॉरेन एक्सचेंज में जिसकी वैल्यू बढ़ती है, हम जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो उससे फ़ॉरेन वैल्यू हमारी जो रुपीज़ की है वो इंक्रीज़ होती है। तो इम्पोर्टेंट सोशल क्राइटेरिया एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग ए प्रोजेक्ट, जिसके बेनिफिट्स फ़ॉरेन एक्सचेंज में ज़्यादा हैं उसको प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि डॉलर जो होता है वो महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू रुपीज़। उसके बाद है सोशल कॉस्ट बेनिफिट रेशो। सोसाइटी की जो हमने रिसोर्सेज लिए हैं वो किस कॉस्ट पे हम कितने बेनिफिट्स उनको इन रिटर्न्स दे रहे हैं। सोशल कॉस्ट इंक्लूड ऑल कॉस्ट विच द सोसाइटी इज़ लाइकली टू पे द मोनेटरी और नॉन मोनेटरी टर्म। वो चाहे मोनेटरी टर्म में है चाहे वो नॉन मोनेटरी टर्म में, किस कॉस्ट पे हमने सोसाइटी को बेनिफिट दिया उसकी रेशो निकाली जाती है। द सोशल कॉस्ट ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया लोअर देन द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस पेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जो कॉस्ट है लेबर की, वो उनको जो टोटल अमाउंट वेजेस की पे की जाती है वो कम होती है। क्या कारण होते हैं? क्योंकि जो द सोसाइटी गेट बैक ऑफ द वेजेस पेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि टैक्स के रूप में वो उनको पे करती है। ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए उनको लगाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लगाती है। तो इस तरह से हम इनके अकाउंट बनाते हैं। जब हम अकाउंट बनाते हैं तो एम्प्लॉई अकाउंट मान लो हमने बनाना है, तो जो जो उन पे खर्चे हो रहे हैं उनको डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जो जो उनसे फ़ायदे हो रहे हैं वो जो पे बैक कर रही हैं वो उनको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जैसे मान लो एम्प्लॉई का अगर एक्चुअल वेजेस लिविंग वेजेस से कम है डेबिट साइड में, स्ट्रेन या स्ट्रेस है क्योंकि पुअर वर्किंग कंडीशन है डेबिट साइड में। अगर उनको स्ट्रेन या स्ट्रेस है क्योंकि वो इनजस्टिस है वर्कर के साथ, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो डेबिट साइड में। तो और क्रेडिट साइड में क्या है? एक्सेस ऑफ वेजेस अबव द लिविंग वेजेस, जो शॉर्टफॉल था उससे अगर एक्सेस है तो क्रेडिट साइड में। वेजेस पेड बैक इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो पे की जाती है, वो क्रेडिट साइड में। डेवलपमेंट ऑफ अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल को बढ़ाने के लिए कोई बिजनेस काम कर रहा है वो क्रेडिट साइड में। जो सेटिस्फाइड हैं वो एम्प्लॉई जो वो भी क्रेडिट साइड में, चाहे वो हार्ड वर्क ही कर रहे हो पर सेटिस्फाइड हैं। सोशल बेनिफिट्स हैं जो लेबर के जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो भी क्रेडिट साइड में। तो इस तरह हम डेबिट क्रेडिट का बैलेंस देखते हैं। अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस है, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट है। ऐसे सोसाइटी के अकाउंट हैं जो लॉस हो रहे हैं वो एम्प्लॉय, जैसे वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, या स्लम्स एरिया
बढ़ रहे हैं, ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ने के कारण, तो उसके बाद हार्म कॉज्ड बाय हार्मफुल प्रोडक्ट के कारण हार्म पहुंच रहे हैं, तो इस तरह जो आएंगे वो डेबिट साइड में, क्योंकि कॉस्ट है ये, और जो वर्थ को बढ़ा रहे हैं जो चीज़ें, वो आ जाएंगी सोसाइटी क्रेडिट साइड में। फिर इसका भी बैलेंस देखते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ अकाउंट है और वो है। तो नेक्स्ट हमारा है एग्जांपल, लास्ट जो हमारा इसकी ये नीड भी है। नीड फॉर सोशल अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वही जो हमने इसकी पीछे भी देखी थी, एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव थे। मैनेजमेंट फुलफिल इट सोशल ऑब्लिगेशन, ताकि जो मैनेजमेंट अपने सोशल ऑब्लिगेशन पूरा कर सके, जो मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट है, जनरल पब्लिक है, उनको इन्फॉर्म कर सके। तो इसलिए सोशल अकाउंटिंग के थ्रू ही उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है जो उनके अकाउंट्स हैं कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो देयर आर सर्टेन लीगल ऑब्लिगेशन, कुछ लीगल ऑब्लिगेशन उनको पूरा करना पड़ता है सोसाइटी के प्रति। जैसे बताया था 2% उनको अपने बिजनेस उसका देना पड़ता है। मैनेजमेंट की फीडबैक लेने के लिए कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। सोशल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट बॉडी हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ नीड्स थी। ये एग्जांपल है। नेक्स्ट आप लोगों को एग्जांपल दिए हुआ है, देखो एनवायरमेंटल ए पार्ट इसका, हम नेक्स्ट पे देखेंगे बी पार्ट है। बी पार्ट में भी ए बी नहीं, फर्स्ट पार्ट है और दूसरा पार्ट है जो सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट कम्युनिटी। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो इसमें फर्स्ट पार्ट में है सोशल बेनिफिट टू स्टाफ। अब सोशल बेनिफिट टू स्टाफ, इसमें देख लो सोशल स्टाफ को क्या क्या दे रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कंसेशनल ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, यानी कि उनको वाटर सप्लाई मिलती है कंसेशनल रेट पे। लीव एनकैशमेंट, अगर वो लीव पे जाते हैं पर नहीं, लीव एनकैशमेंट का मतलब है कि हमें जैसे ईएल मिलती है, अगर हम उस ईएल को नहीं लेते तो उसके बदले भी हमें रिटायरमेंट पे पैसे मिलेंगे। एजुकेशनल फैसिलिटी, जो बच्चे हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं उनको, बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटी, सब्सिडी कैंटीन फैसिलिटी देती है। तो ये बेनिफिट्स हैं सोसाइटी उसको, एम्प्लॉयज़ को। तो सोशल बेनिफिट्स टू स्टाफ। अब इसकी कॉस्ट क्या आई है, नेक्स्ट उस पर देखो, एक्स्ट्रा वर्क पुट बाई, अगर स्टाफ ने फिर एक्स्ट्रा वर्क लगाया तो वो लॉस हो गया, उनको कॉस्ट हो गया। तो वो जब ए को बी में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा एम्प्लॉय के लिए। अब सोशल बेनिफिट टू सोशल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू कम्युनिटी। अब बेनिफिट्स क्या हैं कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को क्या दे रहे, एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस जॉब के अवसर बढ़ा रहा है, म्यूनिसिपल टैक्सेज भर रहा है टाइम पे, और बिजनेस जनरेट करके सोसाइटी को बेनिफिट्स दे रहा है। अब इसकी कॉस्ट क्या है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द विसिनिटी ड्यू टू थर्मल पावर स्टेशन। अगर एक रेजिडेंशियल एरिया के आसपास थर्मल पावर स्टेशन बना दिया तो वहाँ के लोगों को पोल्यूशन के कारण नुकसान होगा, तो ये कॉस्ट होगी। तो दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा वो नेट सोशल बेनिफिट टू कम्युनिटी है, ए माइनस बी। तो दोनों का जब हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को टोटल कर दिया तो वो हमारा टोटल बेनिफिट्स आ जाएंगे सोशल अकाउंटिंग। तो ये हमारे आज का टॉपिक था।